नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में रोज की तरह पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका। बधाई आपको। समीर जी, बहुत स्वागत आपका भी। विजय जी भी कुंभ नहा लिए हैं, ये तो 3-4 बार नहा लिए हैं। ठीक है, मैं और समीर जी रह गए। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, मेरे 6 पूरे हो गए। 6 स्नान हो गए। 6 स्नान मेरे पूरे हो गए। नहीं, इस बार के? हाँ, इस बार के। कमाल ही कर दिया। 6 स्नान उन्होंने कर लिए। हम सबके नाम के कराए क्या? सबके नाम के कराए। हमारा नाम भी जोड़ लीजिए, 7 कर लिए, क्योंकि हमें भी उन्होंने ही करवा दिया। इन्होंने करवा दिया। और इन्होंने बताया कि आप तो मतलब अरे इनको निकाल के लाना पड़ा। आपको तो निकालना पड़ा है पानी से बाहर। कम हो नहीं रहा था ना, मीटर देख रहा था पाप वाला तो। अच्छा, ठीक है। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं अखिलेश जी की बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और आप पता नहीं कहाँ पाप पुण्य की बात कर रहे हैं। भाई, अखिलेश जी भी कुंभ नहाने पहुंच गए व्यूअर्स। इस वक्त की खबर यही है। जी हाँ, अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंच गए। तस्वीरें आप देख लीजिए प्रयागराज एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए की उनकी तस्वीर है ये। बड़ा ये भी जो मौका है, इसकी बड़ी व्याकुलता से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या होगा। ये पहले तो है कि क्या होगा, अखिलेश कुंभ नहाएंगे क्या, और फिर था कि कब। अब कब भैया, कब तो मतलब फरवरी 23 तक है ना सर, 26 तक। भाई, तब तक की ही टाइम लिमिट है, उसके बाद तो कुंभ उठ जाएगा इस बार का। उससे पहले जाना था। तो अब अखिलेश जी आज ही चले गए हैं और कुछ रिएक्शंस भी आए हैं। वहाँ यूपी में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कुछ कहा है। वहाँ जो साधु संत हैं उनके बीच भी खबर पहुँच गई कि भाई अखिलेश यादव आज स्नान करने के लिए आने वाले हैं। तो कुछ आम साधु जन का, उनका भी कुछ संदेश है अखिलेश यादव के यहाँ आने पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मीडिया को आप देखिए, मीडिया में कितनी ज़बरदस्त जो है उत्सुकता थी इसकी। अखिलेश यादव आएंगे तो इस इवेंट को कवर करेंगे। अब ये इवेंट, हमने इसको क्यों कहा ये इवेंट है? इवेंट ये इसीलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर बहुत सी बातें इस बार कही हैं। एक बार आपको याद होगा, उन्होंने ये कह दिया था कि कुंभ में 2-3 तरीके के लोग जाते हैं। कुछ लोग दान करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने जाते हैं, कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। तो ये जितने बीजेपी वाले और बीजेपी की सरकार वाले, योगी आदित्यनाथ समेत, ये लोग सब कुंभ में गए हैं। ये लोग अपने पाप धोने के लिए गए हैं। मैं जाऊंगा तो पुण्य दान करने के लिए जाऊंगा। अब देखिए, अब ये उनके मन की बात यही थी। अब बाकी वहाँ वो क्या करने जा रहे हैं वो जाने। लेकिन अखिलेश यादव का महाकुंभ पहुंचना एक आज की एक बड़ी खबर बन गई है। उनका एक रिएक्शन है, पुराना रिएक्शन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। फिर अभी कुछ कैमरे पर फिलहाल बोला नहीं उन्होंने। कोई ताजा बयान आएगा तो वो भी फौरन आपको दिखाऊंगा। एक पुरानी छोटा सा उनका बयान है कुंभ पर ही, सुना। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तो सुना आपने, वो पुण्य और दान करने के लिए जा रहे हैं, पाप कोई और धोए जिसको जाना है वहां पर। लेकिन अखिलेश जी पहुंचे। अच्छा, ये आजकल पॉलिटिकल माहौल इतना सरचार्ज्ड है कि इसमें हर छोटी छोटी घटना जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। अब ये ना जाएं कुंभ तो सवाल उठता, कुंभ गए हैं तो मीडिया पीछे रहेगा ही उनके। जैसे राम मंदिर वो नहीं गए, अब तक तो पूछा जाता ना, मैं अखिलेश जी आप राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे, कुंभ नहीं जा रहे थे, तो बहुत से लोगों ने, समीक्षकों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो शायद यहाँ भी वोट का मामला है, माइनॉरिटी वोट का मामला है, कुंभ जाने से कहीं वोट ना रूठ जाए, इसीलिए वो महाकुंभ नहीं जा रहे हैं। एक तस्वीर ये भी आई थी कुछ दिनों पहले की, जब उन्होंने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान किया था। तो ये अंधेरे में शाम के वक्त उन्होंने स्नान किया था। उनका परिवार में किसी का देहांत हो गया था, उसके बाद अस्थि विसर्जन के लिए गए थे और तब गंगा स्नान उन्होंने किया था। तब ये एक तस्वीर ये आई थी उन्होंने। हाँ, हालांकि उन्होंने एक बाद में, जब योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया महाकुंभ में, तब उन्होंने एक व्यंग ये किया था कि कोई स्नान के बाद की अपने ऐसे तीर तस्वीर डालता है क्या, हमारे यहाँ कितने लोग गंगा नहाए, हमने तो तस्वीर नहीं डाली थी उन्होंने भी तस्वीर। लेकिन महाकुंभ उनका जाना वैसे तो उनका निजी मामला, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो भी कुंभ नहा रहे हैं। जी त्रिपाठी जी। नहीं, बिल्कुल। और मैं सचमुच, मुझे आश्चर्य होता है, और मैं थोड़ा सा कहें कि थोड़ा सा आश्चर्य के साथ जो कहते हैं ना कि वो हतप्रभ वाला लगता है कि भारतीय राजनीति कहाँ पहुंच गई। कुंभ तो दुनिया के किसी हिस्से से दूसरे मतावलंबी भी आकर डुबकी लगा रहे हैं। वहां हिंदू होना भी नहीं है, देशी, विदेशी, ईसाई, मुसलमान, पारसी, दुनिया भर के जितने लोग हैं, क्योंकि भारत में जो मत पंथ निकले वो तो हिंदू ही हैं। ठीक है, उनकी अपनी पहचान अलग अलग होगी, वो मानते होंगे, लेकिन मूल रूप से हिंदू हैं। तो मैं उसको तो भेद करके देखता नहीं हूं और भेद कर भी नहीं सकता। लेकिन दूसरे लोग भी आ रहे हैं,
उसमें एक राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया जो जिनके 37 सांसद हैं, 111 विधायक हैं, अगर वो ये कहें कि कुंभ क्यों जाएं, और दूसरा ये कि एक तो मतलब क्योंकि आप लोग इस शो को बहुत देखते हैं, तो एक बात इसको मैं जो बोल रहा हूं इसको लिख के रख लीजिए, दूसरा कोई कहे तो उसको जरा डांटिएगा जोर से। भैया कहीं नहीं लिखा है, किसी वेद ग्रंथ धर्म पुराण संहिता शास्त्र कहीं नहीं लिखा है कि गंगा में जाने से पाप धुलते हैं। ये कुछ मूर्ख मूढ़ किस्म के लोगों ने चलाया, हम तो उसी धरती के हैं, हमने तो नहीं सुना है। गंगा आप नहाते हैं, आपका मन निर्मल होता है, आप पाप कर्म की ओर ना बढ़ें इसके लिए जाते हैं। आप पाप कर्म में लिप्त हैं तो दोबारा वो करने से पहले आपके मन में एक प्रतिरोध है, एक प्रतिकार है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे कर सकते, उसके लिए जाते हैं। हां, दान पुण्य के लिए बिल्कुल जाते हैं। तो मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट है। मैं बस इनको यही बता रहा था, वो ज्यादा नहाना है ना, आपने बताया कुंभ में धुले नहीं है। नहीं धुले नहीं है, वो तो खैर एक लाइटर नोट पे है वो तो। हाँ जी, ठीक लेकिन बात है। मेरा मानना है कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश जी के नहाने से भी पाप नहीं धुलने वाले? नहीं, वहां पाप पुण्य का कोई मसला नहीं है। पाप जैसी चीज कोई धुलती है ये तो कहीं है नहीं। पाप का से प्रायश्चित। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई आज तक, जब से कुंभ लगा इस प्रोग्राम में? आप उसी दिन बता रहे हैं जिस दिन अखिलेश जी गए। संयोगवश ये चर्चा नहीं हुई, नहीं तो मैं इसकी बात करता। और एक और चीज, अखिलेश जी कह रहे हैं कि दान पुण्य करने जा रहे हैं, तो एक और निवेदन है। एक तो पहले मैंने बताया कि अब दोबारा कोई कहे पाप धुलने जाते हैं डांटिएगा। एक और निवेदन है, ये समाजवादी पार्टी के नेता जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान मंत्री, आईटी सेल, वो दिन रात पुजारी, ब्राह्मण, हिंदू, व्यवस्था, सनातन, उसी को गाली देते रहते हैं। तो अखिलेश जी एक काम तो कहें, भैया ये दान पुण्य का काम, ये कोई चोरी बेईमानी का काम नहीं है। हम दान पुण्य करते हैं तब जाके हमें एहसास होता है कि हाँ हम देने लायक हैं। और जो वहां बैठा हुआ है वो आपको ये कहीं नहीं कहता। और मैं तो आपको बताऊं, देखिए मैंने बताया ना कि मैंने 6 स्नान किए अब तक, किसी ने आज तक मुझसे नहीं कहा कि भैया तुम गंगा में नहाने जा रहे हो तो जरा 2 रुपया दे दो। नहा के निकले हो, टीका लगा रहे हो, तखत पे टीका भी रहता है, वो भी सब ऐसे ही लगा लेते हैं। आपकी मर्जी। एक सवाल तो ये निवेदन है अखिलेश जी पार्टी के लोगों से। हाँ, नहीं अखिलेश जी लेकिन चले गए, अच्छा हुआ ये, बहुत अच्छा हुआ। प्रियंका और राहुल जी को भी जाना चाहिए, सबको डुबकी लगाना चाहिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा मन निर्मल करके उसी हिसाब से व्यवहार भी करना। राहुल जी का तो मैं नहीं कह सकता, प्रियंका जी तो शायद मुमकिन है, लेकिन राहुल जी का मुझे पता नहीं। वो भी खबर में है आगे, वो उनको महू में रैली करनी है, वहां से जुड़ी खबर आपको दूंगा सर। लेकिन हाँ, पहले अखिलेश यादव का महाकुंभ स्नान। नहीं, अच्छा है कि एक तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी है एक तरह से, समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नेता भी है। तो ये समाज के साथ जुड़ने का विधान है। मतलब पाप पुण्य की बात तो लाइटर नोट पर है। पाप पुण्य तो हमारे यहाँ कर्म विधान के तौर पर माना जाता है कि जो अच्छा काम करे उसके लिए बात मानी जाती है। और समाजवादी पार्टी ये हिच है, मुझे लगता है हिच है। एक तो मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे मित्र हमारे मुस्लिम भी हैं, दूसरे धर्मों के भी है, किसी को कोई नाराजगी नहीं होती कि आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। तो ये सोचना, ये जो बार बार आप कहते हैं या हम लोग कहते हैं भाई उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, कोई वोट बैंक नहीं खिसक रहा। तो उनको क्या मतलब? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नाराज नहीं होता कि आप कुंभ स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसको आप यूं देख लें कि आपके मित्र कोई हज जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर, क्या आपका उससे कोई नाराजगी होती है? नहीं होती। तो ये सोचना ही पॉलिटिकल लीडर्स को मेरे ख्याल से गलत है, बल्कि उससे सोसाइटी में आप एक तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उनको पसंद नहीं सर। है। अब आपने याद दिला दिया मुझे, मैं नहीं करता ये बात, लेकिन अभी कल ही का एक स्टेटमेंट है कांग्रेस के नेता, मुंबई, क्या नाम है सर उनका, बताएंगे आप? उन्होंने कुंभ और हज की तुलना की है। हुसैन दलवी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं हुसैन दलवी। उनका क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि महाकुंभ अच्छी बात है, सबकी ये तो आस्था है हिंदुओं की, वहां जाते हैं, लेकिन महाकुंभ की व्यवस्था बड़ी बुरी है। इतने सारे लोग एक साथ, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ उसी पानी में होते हैं, जाने किसको क्या बीमारी हो, कोई बीमारी ना फैल जाए वहां पर। चले, मैं ये भी मान लेता कि उनको वहां पर स्वच्छता की चिंता हो। उन्होंने फिर उसकी तुलना हज से कर दी थी कि हज में देखिए कैसी व्यवस्था होती है, मैंने हज किया, उम्रा किया है, वैसी व्यवस्था क्यों नहीं होती कुंभ के अंदर? ठीक है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। वैसे इतने लाखों लोग, अब तक करोड़ों लोग, मेरे ख्याल से 10 करोड़ से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया, उसमें बीमारी कहाँ होती है? और वो तो पानी इतना बहता है कि आप 1 मिनट भी उसमें रहेंगे उस पानी का वही नहीं रहता, बहाव इतना है, वो नहीं है। और सामूहिक स्नान जो है ना, समाज की व्यवस्था को मजबूत करता है। हम जब, और वो सारे भेदभाव, जिसको पहले भी मैं चर्चा कहा कि अहम धुलता है और भेदभाव धुलता है। उस नदी में आपके साथ जितने लोग नहा रहे हैं आपको पता ही नहीं है कोई धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, सवर्ण है, शूद्र है, क्या मतलब ये भी शब्द मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कोई भेद वहां पर दिखाई नहीं देता।
और एक सामाजिक प्रक्रिया। और अखिलेश जी जा रहे हैं तो अच्छा होगा, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई एक भी वोट कम होगा जिस वोट बैंक की वो चिंता कर रहे हों, तो शायद ऐसा नहीं हो लगता। सकता है नहीं कर रहे होंगे, मतलब अभी तक टाइम नहीं मिला होगा, जब मिला तब आ गए। हाँ, वो भी हो सकता है। अरे मैं आपसे कह रहा था साधु संतों का रिएक्शन जोड़ना चाहता हूं कि हमें ये भी रखना चाहिए कि जो नहीं जा रहे उनको भी आप एंटी हिंदू की तरह से ब्रांड ना करें। नहीं जा रहे बिल्कुल नहीं, कोई नहीं क्योंकि आप सोचिए 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 84 करोड़ हिंदू हैं। यदि 40 करोड़ लोग भी जा रहे थे तो 40 करोड़ लोग तो नहीं जा रहे ना हिंदू। ये भी हमने तो वो तो कोई व्यवस्था, कोई समय की वजह से नहीं जा पा रहा है, सबकी व्यवस्था होती है। लेकिन हम तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो जो नास्तिक है, जो धर्म में मानता ही नहीं है, वो भी कॉलम में हिंदू लिखता है ना, वो कॉलम में हिंदू, वो हिंदू तो वो मैं है। कह रहा हूँ जावेद साहब का एक इंटरव्यू देखना चाहिए, जावेद अख्तर का, वो नास्तिक हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप तो नास्तिक हो और आपने कृष्ण पर और राम पर, राम का जो भजन है उनका वो बहुत पॉपुलर है, राम का गीत, तो वो लिखा है, बोले मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो विरासत है मेरी सांस्कृतिक विरासत, जो हिंदुस्तान की विरासत है, उससे अलग थोड़ी कर सकता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको सुना रहा था जरा, सबसे बड़ा बोर्ड गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही होता है, तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप कर सकते हैं तो करिए। हाँ, जो कुछ रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मतलब इनका वहां की पूरी व्यवस्था देखने में बहुत बड़ा रोल है। अब अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी। अखिलेश यादव आखिरकार महाकुंभ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और मुझे लगता है उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। कभी कभी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, फिर आदमी जो है ये जो रंजिश वाले राजनीति भूल जाता है। बहुत अच्छी बात है, वो महाकुंभ में आए, उनके जो ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और पूरे समाज की ओर से, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर जिस तरह के बयान देते रहे हैं, उन्होंने तो इसकी सफलता पर भी सवाल उठाया कि बहुत ज्यादा भीड़ हो नहीं रही है जितनी बताई जा रही है। अब उनको देखना चाहिए यहाँ कितनी भीड़ है, वो खुद देखेंगे। जब वो गंगा संगम में जाएंगे, गंगा जी में, यमुना जी में, अदृश्य सरस्वती माँ में जाएंगे, तब पता लगा भीड़ कितनी है। करोड़ों की संख्या में इसमें प्रयागराज में भीड़ है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, हमारे अखिलेश जी वापस सनातन में आए, बहुत अच्छी बात है। सभी संत महात्मा को आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये रविंद्र पुरी जी महाराज थे, उनको कुछ नाराजगी भी है अखिलेश यादव जी के वहां आने से कि उनके ज्ञान चक्षु जो हैं अब खुले हैं। अब ये अच्छा, वो एक ट्वीट उन्होंने उस वक्त किया था शायद जब आग लग गई थी वहां पर, कुछ टेंट में आग लग गई थी एक सेक्टर के अंदर, कोई जनहानि उसके अंदर नहीं हुई थी, लेकिन हाँ ठीक है, एक बड़े हिस्से के अंदर आग लगी थी। तब उन्होंने, अखिलेश यादव ने कुछ व्यवस्थाओं वगैरह पर उस वक्त सवाल उठाए थे। तो आज वो सारी बातें जो हैं वो भी चर्चाओं में जरूर आएंगी। लेकिन उसमें एक बात मैं कहूँ, उन्होंने जब ये ट्वीट किया, वो ठीक है एक विपक्ष के नेता के तौर पर ट्वीट किया, लेकिन जिस तरह से वो आग पर कंट्रोल पाया गया, उसके बाद भी उनको ट्वीट करना चाहिए था कि भाई ये जो लोग एनडीआरएफ वाले लोग या जो भी लोग हैं जिन्होंने इस व्यवस्था से ठीक किया, उसको भी बधाई देनी चाहिए या धन्यवाद देना चाहिए कि वो एक बड़ी दुर्घटना बच गई। देखिए, अखिलेश यादव तो एक राजनेता है। अब राजनेता तो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि जब मिल्कीपुर का चुनाव हो और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव हो। देखिए, राम मंदिर अखिलेश यादव नहीं गए। अखिलेश यादव जानते हैं कि राम मंदिर जाने के लिए भी बहुत समय है, वो जिस दिन चाहेंगे राम मंदिर चले जाएंगे। लेकिन कुंभ के साथ तो ऐसा नहीं है ना, 26 फरवरी के बाद तो वो कुंभ नहीं जा पाएंगे, और फिर सीधे अगले 12 साल बाद कुंभ का होगा, बीच में अर्ध कुंभ आएगा। तो 2027 में उनको जवाब देना पड़ेगा ना जनता को कि वो कुंभ में क्यों नहीं गए थे। राम मंदिर तो वो लोग विधानसभा चुनाव के 2 दिन पहले कभी भी जा सकते हैं, उनके पास पूरा समय है। कुंभ के लिए उनके पास समय नहीं है, डेडलाइन है 26 फरवरी तक आपको जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप नहीं गए तो उसका जवाब आपको मिल्कीपुर की जनता को भी देना है, इसका जवाब आपको विधानसभा चुनाव में भी देना है। 1 साल हो गया वो राम मंदिर नहीं गया, आपको लगता है कि जाएंगे? चले जाएंगे, जैसे आज वो कुंभ में आ गए, वो जरूर जब मुझे लगता है मिल्कीपुर का प्रचार करने जाएंगे उस समय वो चले जाएंगे। अभी जो बात आप अभी कह रहे हैं, प्रचार अभियान, बस अब 10 सेकंड, आपने जो कहा ना कि कुंभ में नहीं जाने से वोटर उनका मुसलमान नाराज हो जाएगा, ये मिथ्या है। मुझे लगता है ये राम मंदिर वाले मामले में सही है, और ये उनके दिमाग पर है। क्यों समीर जी? निश्चित रूप से देखिए, राम मंदिर का मामला एक अलग है। वो बाबरी मस्जिद का जो मुसलमानों को जो लगा वो दर्द हो रहा, और उस समय तो उनके पिता की जो भूमिका रही है समाजवादी पार्टी की कि कार सेवकों पे गोलियां मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी। समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा है, अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत से बहुत दूर नहीं जा सकते राम मंदिर को लेके, और शायद इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी उपचुनाव का परिणाम आया है, मुझे लग रहा है कि अब वो सोचेंगे कि भाई मैं सिर्फ मुसलमानों के वोट पे क्यों, मेरा जो एक वोटर ऐसा भी तो है यादव या हिंदू वोटर, दलित वोटर,
पीडीए की बात करते हैं उसमें उनका दलित पिछड़े लोग भी है, तो उनको देखते हुए मुझे लग रहा है वो, और मिल्कीपुर तो वैसे भी आरक्षित सीट है, तो अभी वो जब जाएंगे प्रचार करने तो मुझे लगा था वो राम मंदिर भी जाने वाले हैं। लेकिन ठीक है, एक राजनीतिक मजबूरी रही है, मजबूरी के कारण ही कम से कम अखिलेश यादव जा तो रहे। आज गणतंत्र दिवस है और हम सब लोग अपने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष उसका उत्सव मना रहे हैं। और आज जो 26 जनवरी पर झांकियां निकल रही थी तो उसमें एक झांकी बहुत विशेष थी, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। ये सीपीडब्ल्यूडी की झांकी थी और इसमें आप देखिए संविधान को, फूलों से बना संविधान है ये। और जो हमारे साथ मेहमान थे क्योंकि वो ऐसी परेड्स का हिस्सा रह चुके तो उनको जानकारी थी कि ये कुछ घंटे पहले ही फ्रेश फ्लावर से, ताजे फूलों से इसको बनाया गया। कितनी मेहनत का काम होगा ये। और आवाज सुन रहे हैं पीछे, ये बाबा साहब अम्बेडकर की ओरिजिनल वॉइस है जिसके पीछे पीछे गूंज रही है। आकर्षण सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. तो ये जो आज आपने झांकी देखी, ये बहुत सारी चीजों की ओर इशारा करता है। आज देश के अंदर जी ये भी झांकी संविधान पर बनी हुई थी। एक दूसरी झांकी भी थी, दो झांकी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 75 वाली है। अब ये देखिए आप, आज कल तो बाबा साहब कितनी चर्चा में हैं और पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं अम्बेडकर। कोई पार्टी जो है ये मुमकिन नहीं है उसके लिए कि वो उनकी चर्चा ना करे, बल्कि पार्टियां तो इस ताक में रहती हैं कैसे दूसरे वाले को फंसा दो कि इन्होंने किसी तरह बाबा साहब का अपमान किया था, ये साबित कर दो। अमित शाह जी के साथ जो कुछ करने की कोशिश की गई, तो ये बता रहा है कि अब देश के अंदर दलित सम्मान या दलित अस्मिता वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और संविधान की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर आज भारतीय राजनीति के इस वक्त बिल्कुल बीचों बीच आप उनको पा रहे हैं और हर पार्टी को ये करना है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें मैं एक जरूरी बात जोड़ूंगा कि हमें अब उस तरफ बढ़ना चाहिए कि देश के हर नागरिक के सम्मान की तरफ हम बढ़े। 75 वर्ष बाद भी अगर हम इस इतने शानदार संविधान, इतने शानदार नेता, इतने शानदार हमारे राष्ट्रनायक, इतनी अच्छी विरासत लेने के बाद भी अगर हम ये कहें कि इस जाति से, इस समाज से इसका आज है वक्त, कल इसका आएगा, तो यानी भेद तो हम अभी भी पैदा कर रहे हैं। और पता नहीं, हो सकता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो कोई कर बैठे। संविधान की आत्मा को जो चोट, चूंकि हर गणतंत्र दिवस पर यह मैं कहता हूं और याद करता हूं कि हमारे प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली प्रारूप समिति थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई वाली संविधान सभा थी, उसका जो बनाया संविधान था उसको इंदिरा गांधी ने तानाशाही के समय में, आपातकाल के समय में 42वें संविधान संशोधन के जरिए बदल दिया था। तो यह भी मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए। अगर भीमराव अंबेडकर कह पाते, अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती, एआई से आजकल बहुत कुछ बन जाता है, तो हो सकता है ऐसी बन जाए कि चलते चलते अंत में डॉक्टर अंबेडकर खड़े हो जाएं और कहें कि इंदिरा जी ने ये हमारी प्रस्तावना की पंक्तियां बदल दी थी। तो ये एक जो कहे कि सही मायने में जो है वो सामने आएगा। दूसरा, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, कैसे हो सकता है भाई कि आप समाज के किसी हिस्से को लगातार हाशिए पर रखें और कहें कि नहीं वो सिर्फ रिजर्वेशन से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है कि समाज के हर हिस्से को बराबरी का हक मिले, उनकी चर्चा उसी तरह से हो, और ये पॉलिटिकल कंपल्शन बनना चाहिए, ये राजनीतिक मजबूरी बननी चाहिए। अगर किसी एक वर्ग को किनारे कर कर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्य से सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही पार्टी, जिसको सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मतदान करते रहे, उस पार्टी ने ही उनका ख्याल नहीं रखा। यह बात अब इससे सामने भी आती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको थोड़ा प्रस्तुत करना है। ये झांकी उसी का प्रतीक है। मैं आपको बता रहा था ना, राहुल गांधी की रैली, अगली रैली कहां है? दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो वो कर नहीं रहे हैं, वो महू गए हुए हैं, मध्य प्रदेश। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू में, और वहां उनका अगला जय भीम जय बापू जो कार्यक्रम है वो वहां पर किया जा रहा है महू में।
राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार जय बापू जय भीम और जय संविधान के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में रैलियां कर रही है। देखिए राहुल गांधी ने तो पकड़ लिया है, वो बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम जब जनगणना होगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत आ जाता तो संविधान में संशोधन कर देती। तो मुझे लग रहा है जो राहुल गांधी ने जो नैरेटिव चलाया था लोकसभा में, उसका जो राहुल गांधी ने फायदा उठाया। और अब अंबेडकर के संग समस्या यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को कि उनसे किसी बात से आप सहमत हो नहीं हो, आपको उनको केंद्र में रखना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की, इतना बड़ा एक सम्मान बाबा अम्बेडकर को दिया है। रैली में निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की रैली के अंदर एक प्रदर्शनी जरूर निकलती, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नहीं निकलती तो बखेड़ा ज्यादा खड़ा होता कि देखिए, विपक्ष जरूर कहता कि देखिए इतनी रैलियां निकली, अम्बेडकर साहब को उन्होंने नजरअंदाज किया। तो मुझे लग रहा है एक वो भी राजनीतिक कंपल्शन था कि आपको निकालना था। लेकिन अब अम्बेडकर जिस तरीके से केंद्र में आएगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान हुआ था, अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वापस वोट बैंक आया है, और अभी तो दिल्ली के भी चुनाव है, इसके बाद तो बिहार के चुनाव इसी साल आने वाले हैं, तो दलित और पिछड़ा और अखिलेश यादव तो पीडीए बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार पीडीए का जिक्र कर रहे हैं। वो अपने मूल आधार एमवाय समीकरण मुस्लिम और यादव के अलावा जब पीडीए की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक है जिसपे सबकी नजर है, और वो वोट बैंक कहीं भी जा सकता है। वो किसी तो मैं कह रहा हूं एक जय भीम जय संविधान रैली दिल्ली में कर लेना, करेंगे वो। उनको अपना खोया पिछड़ा दलित वोट वापस लाना है। चुनाव तो यहां चल रहा है, यहां कर लें सभा, वो करेंगे मुझे लग रहा है। लेकिन अभी वो महू जा रहे हैं, कर्नाटका में वो रैली कर चुके हैं, हालांकि वो जाने पर गए नहीं, उनकी तबीयत खराब थे। दिल्ली में अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। अब वो महू कैसे जा रहे हैं, मतलब दिल्ली में रैली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन महू में जा रहे हैं, तभी जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की रैली आप मतलब शहर के शहर में नहीं निकल पा रहे हो और आप महू जा रहे हो, ये देखना होगा कल वो जाते कि नहीं। अभी मुझे लग रहा है दिल्ली में रैली गया था। नहीं, एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो उनकी कल की रैली के साथ जुड़ गई। अच्छा, मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आई, कुछ सेंस समझ में नहीं आई। वहां मध्य प्रदेश सरकार ने पहले यह पाबंदी लगाई कि मंच से कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम कर रही है, और आप रोक लगा रहे हो कि वहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। क्या सोच करके ये पहले प्रतिबंध लगाया गया और फिर उसको रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि फिर वो मामला उछलता। मतलब उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एक तो जब हम आज़ादी के बाद संविधान के 75 साल पूरे करने के वो मौका है, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। 75 ईयर्स कंप्लीट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है ना। अम्बेडकर को याद करना, कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना का अम्बेडकर का मतलब क्या है? अम्बेडकर का मतलब सिर्फ दलित नहीं है। अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ी ताकत दी हिंदुस्तान को, वो ये थी सबको बराबरी का अधिकार। जो वोटिंग राइट है ना, उसने हिंदुस्तान की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब स्थितियों को बराबर कर दिया। तो ये जो बराबरी का जो अधिकार है ना, आप दलितों को आरक्षण है, पिछड़ों को आरक्षण है, इस सबको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की नहीं है। लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि सबको बराबर कर दिया। ये जो सबको बराबर करने का जो अधिकार अम्बेडकर ने दिया ना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और संविधान भी यही ताकत देता है। उसमें किस तरह से बदलाव होगा, क्या जरूरी चीज़ें होगी, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की ज़रूरत अगर अम्बेडकर बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती संविधान की और अम्बेडकर की, कि हमको पसंद हो ना पसंद हो, हमें सबको बराबर रखना होगा और सबके साथ चलना होगा। और आज़ादी की जो बात है ना, जो मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों किया मुझे नहीं समझ में आता। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे पहली बात ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, बोलने के अधिकार, बोलने की आज़ादी का अधिकार की बात हो, सबको साथ लेकर चलने का अधिकार की बात हो। और इसको अब छोड़िए, देखिए अम्बेडकर को हमें ना जाति के साथ बार बार जोड़ते हैं। अम्बेडकर जाति वाली बात ही नहीं करते। आपने ये उनकी किताब पढ़ी हो, एनिहिलेशन कास्ट, उन्होंने तो कहा ही है जाति तोड़ो। हम क्या है कि एक्चुअली अम्बेडकर की फोटो देख लेना और उसको पूज लेना, उनको माला चढ़ा देना, उनको याद कर लेना, उन पर भाषण दे देना पर ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी चर्चा, उनको आज तो सभी पूजा कर रहे हैं, उनको पूजेंगे, उनको पूजेंगे और जाति जाति चिल्लाएंगे, उनको पूजेंगे और दूसरी जाति को गाली देंगे, उनको पूजेंगे और जो भारत की व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे चलेगा? हाँ, तो वो कंट्राडिक्शन जो है उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और संविधान भी वही कंट्राडिक्शंस को खत्म करने की। कोई आदमी ऐसा हो सकता है, आप अम्बेडकर को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश किए, कोई ऐसा आदमी होता है जो अपनी चीज बनाए और कहे कि नहीं आप इसको अपने आप ठीक कर लेना जब जरूरत लगे। बिल्कुल,
ये बहुत बड़ी बात है, हम सोच सकते हैं, कोई भी आदमी नहीं करेगा। हम भी छोटी सी चीज बनाते हैं, हम चाय बनाए और कोई आपको उसमें नुस्ख निकाले तो भी खराब लगता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई, जबकि जब संविधान बना तो जैसे उन्होंने अभी बताया लेकिन सेक्युलर और समाजवादी, सौरभ जी, ये शब्द नहीं थे अम्बेडकर जी अकेला का योगदान नहीं था उसके अंदर। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, बहुमत से हुआ था वो ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब उसका नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन एक हीरो के तौर पर हम अम्बेडकर जी की राय भी नहीं थी, ये अम्बेडकर जी की भी राय नहीं थी कि ये होना चाहिए, कि दूसरे व्यक्ति की राय थी और बहुमत से पारित किया गया था। क्योंकि संविधान, बिना हम भूल रहा हूं, संविधान सभा के चूंकि वो अध्यक्ष है इसलिए अम्बेडकर के साथ जुड़ गया। हाँ, किया वो ठीक बात है। वो तो अध्यक्ष है, तो वो तो लीड जो कर रहा है उसने, उसका सहमति तो है ही ना, उस बात को मानना। केवल और उनकी एक लड़ाई, उससे पीछे जो उसकी लड़ाई जो पीछे है पूरी की पूरी आजादी, बिल्कुल बचपन से लेकर के आजादी के बाद से दौरान भी वो जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको याद किया जाता है। तो उन्होंने उस मतलब जो कहा जाता है वो ये कि उस वक्त भी लोगों ने कहा कि इसमें सेक्युलर शब्द डालना चाहिए हमको, तो उन्होंने कहा कि ये अधिकार ये हम तय नहीं करेंगे, ये आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी। अगर उनको लगेगा कि हमको अब सेक्युलर शब्द इसमें डालना है तो वो डालेंगे। भाई यूसीसी की जो बात हो रही है वो भी संविधान में कहा गया कि जब जरूरत होगी। सभा में इस पर बड़ी बहस हुई तो किसी ने कहा मान लीजिए कि आप सोशलिस्ट कह देते हैं, क्योंकि नेहरू जी का समय था, सोशलिज्म उस वक्त चरम पर था, दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिज्म और सोशलिज्म इसी तरह से दुनिया देखती थी, तो कहे कि आप सोशलिस्ट हैं, दूसरा कैपिटलिस्ट होना चाहता है, तो हम क्या उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? दूसरा कोई और व्यवस्था लाना चाहता है, तो उस पर और इसीलिए सेकुलर और सोशल ये किसी व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी सोचने की चीज हो सकती है। एक तरह से ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है कि आपने ऐसे शब्द डाल दिए, क्योंकि हम तो हिंदू होने के नाते क्या है, हिंदू होने का मतलब यह है कि जब विजयनगरम साम्राज्य पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया तो वहीं के राजाओं ने कहा कि ये आ गए हैं तो भैया ये अपनी पूजा उपासना तो करेंगे ना, ये आए हैं, ये घुसपैठ करके आए हैं, ये यहां लूटने आए, लेकिन फिर भी अपनी पूजा और उपासना का अधिकार मिलेगा। यही हिंदू धर्म है और इसीलिए संविधान उसको परिलक्षित करता है। तो मुझे लगता है इस पर बार बार बात होनी चाहिए 26 जनवरी के दिन विशेष करके। राहुल गांधी को भी तो कुछ बता दीजिए, वो कल महू में कर रहे हैं सभा। नहीं, राहुल जी के लिए एक तो ये कि मध्य प्रदेश सरकार का वो निर्णय मैंने वो चूंकि पढ़ा नहीं है, अभी जो आपने बताया कि रोक लगा दी थी, मूर्खतापूर्ण निर्णय है और सरकार में बैठे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तय करना चाहिए कि किसने किया। अगर कोई उनके यहां से गया तो उनको, जिसको कहते हैं ना कि इसको थोड़ा क्षमा भी मांगने वाली चीज है, अगर किसी अधिकारी ने किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब दूसरी बात, महू क्या है, जैसे यहां दिल्ली में अलीपुर रोड है ना सर, अलीपुर रोड जहां बनाया हुआ है, ऐसे जो पंच तीर्थ, हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि यह भी मत कीजिए कि अंबेडकर जी को भगवान बनाइए और उसके बाद कोई उनको कहे कि उनके लिए लड़ने लगे और कोई उनके लिए कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, यह भी बहुत खराब चीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में 5 स्थानों पर जो पंचतीर्थ बनाया गया उसमें से एक महू है, जहां आज राहुल गांधी मतलब अब जा रहे हैं वो सभा करने के लिए। तो वहां जब वहां के लोगों को वो बताएंगे और जब वो नरेंद्र मोदी को कुछ कहेंगे तो जो वहां रोज जा रहा होगा उसको क्या लगेगा, यानी। और फिर वही बात है, आप वहां से मैसेज तो दे नहीं पाएंगे। अम्बेडकर के रास्ते वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन सभा में कहते हैं ये मनुवादी हैं, लेकिन वहां से दिल्ली कैसे मैसेज आएगा? दिल्ली के लिए तो यहां रहना था। मतलब महू से तो टाइम लग जाएगा ना, कितना भी आप जो लाइट की स्पीड से चलेंगे, लेकिन फिर भी तो समय लगेगा ना। और देखिए तबीयत खराब थी, सिर्फ पदयात्रा उसके बीच में, हालांकि उसकी कहानी ये बताई जा रही है, 2 सभाएं भी रद्द। वो कहानी ये बताई जा रही थी कि जितना उनको उम्मीद थी कि इतने बड़े सब कार्यक्रम होंगे वो होता हुआ नहीं दिखा गया, इसलिए विड्रॉ किया गया, ये भी कहा। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई नाना प्रकार के दबाव थे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जिसकी वजह से कहा गया कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की मतलब नुकसान ना करो तुम, भाजपा को मजबूत कर देंगे आप, तो इसलिए नहीं किया उन्होंने। नहीं, कल मैं पढ़ रहा था कहीं कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर लीडर से पूछा गया कि भाई कब आएंगे राहुल जी दिल्ली में प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा जब चुनाव नजदीक आएगा उस वक्त प्रियंका जी और राहुल जी दोनों आएंगे। पता नहीं उसने उस वक्त उनको बताया कि नहीं बताया कि 5 तारीख ही है वोट का दिन। इनको तो प्रचार खत्म हो जाएगा, इनको तो प्रचार खत्म हो जाएगा, इनको तो खत्म ही हो जाएगा। अभी राहुल गांधी नहीं आ रहे सर, जब राहुल गांधी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने अपने पोस्टर में बता दिया है, अकेले ईमानदार वो बने और राहुल गांधी तीसरे नंबर पर सबसे भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने जो ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, अच्छी बात आपने कहा कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, तो हम सब कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, बाकी लोकतंत्र में है ना, जनता तबियत ठीक करती है। बात करते हैं अब दिल्ली के चुनाव की कहानी कुर्सी के अंदर। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, वादे, उसकी सीरीज लॉन्च की है और कल जो वादे किए हैं इनमें कितना दम है ये तो जनता बता देगी, लेकिन देखने में बहुत धारदार नजर आते हैं ये वादे जो कल के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की। क्या ये गेम चेंजर हो सकते हैं इस चुनाव का, क्योंकि इसके पीछे नरेंद्र मोदी
का चेहरा और उनका आश्वासन है। तो क्या जनता उस पर यकीन करेगी, और करेगी तो फिर इस इलेक्शन में बहुत कुछ पलट सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? वादा देखिए क्या है। 1700 अनऑथराइज्ड अनधिकृत कॉलोनियों को संपूर्ण मालिकाना हक देंगे। सब 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अगर पूरी तरीके से, अभी तक उनको कर दिया जाता है, रेगुलराइज आप कर देते हैं, लेकिन उन कॉलोनियों में पूरी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं जैसी एक रेगुलर कॉलोनी के अंदर होती हैं। तो वो अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, इसलिए उसमें शब्द लिखा गया है संपूर्ण मालिकाना हक देंगे, तो आपको पूरा मालिकाना हक मिल जाएगा, उसकी रजिस्ट्री होगी, तो उसके बाद सरकार आपको हर तरीके की व्यवस्था देगी, ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी। तो ये बहुत बड़ा मतलब लुभावना ऑफर है वह उनमें रहने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा जो उन्होंने बात की है यमुना को लेकर के कि हम यमुना को सिर्फ साफ ही नहीं करेंगे, लेकिन अहमदाबाद में जैसा आप रिवर फ्रंट जाकर के देखते हैं, ऐसा रिवर फ्रंट हम दिल्ली में बना करके आपको देंगे। फिर वही बात, ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी कह रही है। तो नरेंद्र मोदी तो गुजरात में आज से 10 साल पहले बना चुके हैं रिवर फ्रंट, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती रिवर फ्रंट, तो पानी भी नहीं था, पानी भी आया और पानी के किनारे किनारे जो है इतना सुंदर वो भी बन गया रिवर फ्रंट। वो दिल्ली में आ जाए तो ये इस किस्म की वादा जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। गिग वर्कर्स भी एक बहुत बड़ा तबका होता है, बात करूंगा इसके आगे। अभी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जरा सुनते हैं आज क्या घोषणा कर रहे हैं। सरकारी खजाना पूरा का पूरा एक एक पैसा जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाए। और दूसरा तरीका पैसा खर्च करने का है कि अपने करीबी अरबपति दोस्तों के ऊपर यह पैसा खर्च किया जाए। अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्जा दिया जाए और उसके कुछ सालों के बाद उस कर्जे को माफ कर दिया जाए। तो ये सरकारी खजाना है। इस सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ होना चाहिए, या इस सरकारी खजाने का मुंह 150 अरबपति दोस्तों की तरफ होना चाहिए। ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये तय करने का चुनाव है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि सरकारी खजाना किसके ऊपर खर्च होना चाहिए। मैं इसको जनता के कल्याण की तरफ अगर पैसा खर्च हो, इसको मैं केजरीवाल मॉडल बोलूंगा, आम आदमी पार्टी मॉडल बोलूंगा। और जो अरबपति दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, मैं उसको बीजेपी मॉडल बोलूंगा। तो बीजेपी का मॉडल क्या है? पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने लगभग 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया कर्जे का। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने 400-500 दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पता चला एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर 47,000 करोड़ का कर्जा था, उसका कटा के उसको 450 करोड़ में निपटा दिया। 46,000 करोड़ रुपए का एक ही आदमी को फायदा पहुंचा दिया। एक और है जिसके ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसको 1,500 में ही निपटा दिया। भैया बाकी माफ कर दिया। उसका 6,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया, 1,500 करोड़ में निपटा दिया कि 1,500 करोड़ दे दे, वो भी पता नहीं देगा नहीं देगा। ये पैसा आपका पैसा है। इस देश का भिखारी टैक्स देता है, इस देश का मिडिल क्लास टैक्स देता है। इस देश का मिडिल क्लास आदमी जो 10 लाख रुपए इनकम कमाता है साल की, वो भी 5 लाख रुपए का टैक्स देता है। वो 5 लाख रुपया किस तरफ जाना चाहिए? उसके बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए या किसी का कर्जा माफ करने के लिए इनके अरबपति दोस्तों की तरफ पैसा जाना है? ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है। तो मैंने अभी बताया कि एक आदमी के 46,000 करोड़ माफ कर दिए, एक आदमी के 5,000 करोड़ माफ कर दिए, 2 ही दोस्तों के 50,000 करोड़ माफ कर दिए।
इसमें दिल्ली की सारी फ्री भी आ जाएंगी, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, अस्पताल भी आ जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी आ जाएंगे, स्कूल भी आ जाएंगे। 50,000 करोड़ में तो सारा कुछ ही आ जाएगा। तो एक है बीजेपी का मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अरबपति दोस्तों को आपका पैसा कर्जे के रूप में दो और 2-3 साल के बाद उसको माफ कर दो। एक मॉडल ये है। और दूसरा है आम आदमी पार्टी का मॉडल, जिसमें 24 घंटे बिजली दो, जनता को, गरीब जनता को फ्री बिजली दो, 24 घंटे पानी दो, गरीब जनता को फ्री पानी दो, शानदार और अच्छा इलाज दो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाओ, उसमें सबका इलाज फ्री कर दो, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को, शानदार स्कूल बनवाओ, उसमें बच्चों का भविष्य बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो, हर परिवार को फ्री इलाज दो, बस यात्रा महिलाओं की फ्री करो, बुजुर्गों को अच्छा इलाज दो, फ्री इलाज दो, 2100 रुपए हर महिला के हाथ में रखो। ये है आम आदमी पार्टी का जन कल्याण का मॉडल। तो वो अपना जन कल्याण मॉडल, जिसको उन्होंने कहा हमें केजरीवाल मॉडल, वो उसको बता रहे थे कि हमको तो सीधा अपना खजाने का मुंह जो है वो जनता की तरफ हम कर देते हैं, खजाना खोल देते हैं। ये बीजेपी वाले, इनका मॉडल है, वो 40-50 उद्योगपतियों को फायदा उठाते हैं। कोई नई बात इसमें नहीं थी उनकी, लेकिन वो क्योंकि चुनाव है तो रोज एक मैसेजिंग करते हैं अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपको बता रहा था बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में, जैसे उसमें 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज संपूर्ण मालिकाना हक किया जाएगा, 13,000 सील्ड दुकानों को खोला जाएगा, शरणार्थियों की कॉलोनियों को भी मालिकाना हक मिलेगा, पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी हैं उनको भी वो पूरा मालिकाना हक दे देंगे, 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आती है, 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। मतलब किसी तरीके से आप बस को भी जोड़ दीजिए, बस, मेट्रो और जो वो चलती हैं कम दूरी वाली ट्रेनें, उन सबको अगर आप RRTS, मेट्रो, बस, ये सारी सबको जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार से मिलकर कॉरिडोर बनाया जाएगा, भव्य महाभारत कॉरिडोर बनेगा। महाभारत का कॉरिडोर क्यों नहीं है दिल्ली के अंदर? कॉरिडोर तो चलिए शब्द अभी चलन में आया, लेकिन महाभारत के जमाने की तो चीजें दिल्ली में बिखरी पड़ी हैं। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ है। और बताइए वैसे है ना नाम, कोई एक जगह, कोई एक म्यूजियम ऐसा कहीं जबरदस्ती नाराज हो रहे, इतनी महाभारत तो कहीं नहीं हुई जितनी दिल्ली में की है केजरीवाल जी ने। तो उसका एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, महाभारत कॉरिडोर, और ये भी एक हिट कॉन्सेप्ट होगा। इसके अलावा यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा, यमुना साफ होगी और फिर यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, जैसे साबरमती अहमदाबाद में बना हुआ है। 13,000 ई बसें चलेंगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं कोई कार्बन एमिशन ना हो। इसके अलावा गिग वर्कर्स को 10 लाख का बीमा इत्यादि 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 बहुत सारी हैं घोषणाएं इसके अंदर। सवाल है कि क्या ये वो चीज है जो इस चुनाव में एक एज दे दे बीजेपी को? समीर जी, देखिए, कल जब अमित शाह ने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जब जारी किया, जब सब ध्यान से जब देखा, तो मुझे लगता है सौरभ जी की भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत लोकसभा के संकल्प पत्र में नहीं की थी, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे लग रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र बनाने को लेकर जितना रिसर्च किया है और एक एक सेक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने कवर किया है, वो गरीब से गरीब तबका हो, हर क्षेत्र। आप ये कह नहीं सकते कि इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं लेके आई। ठीक है, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज का अरेंजमेंट किया है, लेकिन आप पूरा संकल्प पत्र देखेंगे तो एक विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र है कि 2047 में जब भारत विकसित होगा, उसके पहले 5 साल में दिल्ली को भारत की राजधानी जो है वो कैसे विकसित होगी, उसका पूरा विजन मुझे लग रहा है संकल्प पत्र में नजर आ रहा है। आप देखिए, 13,000 ई बसें, ई सिटी बना देंगे 5 साल के अंदर, 24 घंटे 7 दिन आपको बसें और मेट्रो का नेटवर्क मिलेगा। एक कार्ड से आप किसी भी यात्रा को कर सकते हैं, चाहे वो मेट्रो की हो चाहे बस की, आप कर सकते हो। और जरूरतमंद बच्चों को मेट्रो के अंदर 50% डिस्काउंट देने की घोषणा कर दी है। यमुना को लेकर साबरमती फ्रंट जैसा बनाने की बात, गिग वर्कर के लिए, दूसरे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए किट खरीदने के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों के लिए अलग से व्यवस्था की है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं की। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी में 50,000। सर, सवाल मेरा ये है, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कांग्रेस भी कर रही है, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ा करिश्मा इस चुनाव में, मतलब कुछ हो जाए ऐसा तो अलग बात है, वरना कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है उस पार्टी से। तो घोषणाएं तो वो भी बड़ी कर रहा है, लोग वोट उसको देते हैं जिसकी घोषणा पर यकीन करें, ये आएगा तो ये दे देगा, और प्लस ये इसके आने का चांस है। सर, मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने लोकसभा में कहा था ना कि मोदी की गारंटी है
वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो ने कहा वो क्या, अमित शाह ने जो कहा है वो किया है पार्टी ने। ऐसी कोई योजना नहीं है जो इस पे काम नहीं किया। इस घोषणा पत्र से फायदा बिल्कुल 100% फायदा होगा और ये तय है कि इस बार 50,000 सरकारी नौकरी दिल्ली के अंदर, रिवर फ्रंट और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को पूरा मालिकाना हक। मुझे 3 जो बड़ी बातें नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ना वो महत्वपूर्ण है कि गारंटी तो सबने दी है, केजरीवाल साहब ने बहुत गारंटी दी है, कांग्रेस ने भी इतनी दी है कि खुद को भी याद नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 संकल्प पत्र दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि जनता क्या 2 बातों पर ध्यान रखती है कि क्या वो कर सकता है और क्या वो आ सकता है। पहली बात तो आने का, तो अभी के चुनाव में, मतलब वैसे तो चुनाव नतीजे हमें नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के आने की संभावना सबसे कम है इसमें, ठीक है। तो अब 2 पार्टी बची, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें एक बात तो ये साफ है कि केजरीवाल जी की हर घोषणा का जवाब उसमें है, उससे आगे बढ़कर, उससे आगे बढ़कर, उससे 2 कदम आगे बढ़कर, और जो वो कर रहे हैं वो तो है, जैसे उन्होंने कहा मेट्रो में छात्रों को फ्री पास देंगे तो वो उनका जरूरतमंद को। और ये जो 3 महत्वपूर्ण घोषणा है ना, एक यमुना को साफ करने वाली, रिवर फ्रंट बनाने का मतलब यमुना साफ करना पड़ेगा ना पहले, तो वो दिल्ली के लिए बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है, अट्रैक्शन है। और दूसरा जो अनरेगुलराइज कॉलोनीज को, अनऑथराइज कॉलोनी को मालिकाना हक वाली बात, और 50,000 नौकरी, सरकारी नौकरी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली में ये है ना गेम चेंजर हो सकता है, खासतौर से रिवर फ्रंट। मान रहे हैं आप गेम चेंजर हो सकता है? बोलिए सर, है दम? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत के लिए लड़ रही है, और पता नहीं वो 20 में इस तरह से क्यों नहीं लड़ी। लेकिन आप बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ठीक से आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कैसे मान लें, तो अब सोचिए कि जब ये लाल डोरा, अवैध बस्ती, अनधिकृत कॉलोनी, झुग्गी कॉलोनी कह के सब कहते थे, तो अरविंद जी ने भी ऐलान किया था, मोदी जी ने भी ऐलान किया था। नरेंद्र मोदी ने उसको एक तो अधिकृत कर दिया, अब अनाधिकृत कॉलोनियां नहीं रह गई। दूसरा क्या किया, 1700 फ्लैट बनाकर शानदार घर दे दिए, यानी जो कथनी और करनी उसमें फर्क नहीं। कोई पूछे आम आदमी पार्टी से भैया तुम्हारा एक फ्लैट कहां है जो दिल्ली की जनता को दिया हो, नंबर 1। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, साबरमती रिवर फ्रंट। मैं आपको, मेरी अज्ञानता समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, जब मैं पहुंचा 2007 का विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए, तो मुझे लगा कि कोई साबरमती इतनी बड़ी नदी है जो आ रही होगी और उसका रिवर फ्रंट बन गया है। बाद में मुझे पता चला कच्ची शराब के ठेके, कालूपुरा से निकलने वाले लोग डरते थे, महिलाओं से छेड़खानी होती थी। नरेंद्र मोदी ने 11 किलोमीटर का साबरमती रिवर फ्रंट तैयार किया, और आप जरा सोचिए 1 किलोमीटर का अगर अरविंद केजरीवाल ने किया होता और सारे जो इंटरव्यू जो दे रहे हैं वो वहीं कैमरा लगवाते, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक काम नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास बताने के लिए, सिंगल वर्ड। तो ये अब दिल्ली के चुनाव में, अब दिल्ली की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, और ये जो दिया है घोषणा पत्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव में ओवैसी साहब के तड़के की। ओवैसी साहब इस बार बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं लड़ रहे, 2 ही सीट लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद की और ओखला की सीट वो लड़ रहे हैं, प्रचार में आए हुए हैं। लेकिन इनका प्रचार जो होता है वो आपने उसको देखा कि वो इफेक्टिव बहुत होता है, खासकर यंगस्टर्स में, युवाओं में बहुत लोकप्रिय, मुस्लिम युवाओं में इनके लिए एक अच्छा खासा फॉलोइंग है, क्रेज सा है। तो जहां ये जाते हैं वहां भीड़ तो खूब होती है, नारे भी खूब लगते हैं, और फिर इनका जो बात करने का तरीका है, कम्युनिकेटर गजब के हैं, तो जो माहौल बनता है वो बड़ा एक पॉलिटिकली बड़ा चार्ज्ड अप माहौल होता है। तो अब ये बात क्यों, अब ये थोड़ा घिरे हुए क्यों हैं कि इन पर आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, कांग्रेस, सब ये कह रहे हैं कि भाई ये आदमी तो एक तो बीजेपी की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ की मुस्लिम वोट डिवाइड करेगा तो बीजेपी का फायदा होगा इन दोनों सीट पर। दूसरा ये कि इनके दो उम्मीदवार हैं और दोनों जेल में हैं, दोनों के दोनों जेल में हैं, आरोपी हैं दिल्ली के दंगों के। अब इनसे सवाल होता है बार बार कि आप एक दंगे के आरोपी को, जिसको बेल तक सुप्रीम कोर्ट देने से मना कर दिया कि इसको हम प्रचार के लिए भी बेल नहीं देंगे, उसके लिए आप वोट मांग रहे हो, तो ये कहते हैं कि कोई गलती नहीं की हमने इनको उतार करके। इनके साथ ना इंसाफी हो रही है। और अगर आप किसी ऐसे मुस्लिम इलाके में जाकर के यूं बात करेंगे तो भाई जाहिर है कि सिंपैथी तो आपको आपके साथ रहेगी। तो आज हम बात ये करेंगे कि चाहे 2 ही सीट सही, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी वहां जीतने की परिस्थिति में हो तो बात अलग ही, तो ये सीट, वो सीट ले गए, वरना क्या ये बीजेपी को 2 सीट दिला सकते हैं? तो मैं आपको सुना रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी के 2 बयान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के एमएलए, तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया।
आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्त की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा, इंशाअल्लाह होगा। मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं उनको और तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। मजलिस हमारी पार्टी है, हम फैसला अपने तौर से करते हैं। ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे तबसरे हमारे फैसलों पर कोई नज़रअंदाज नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्ज़ाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुन लो, याद रखो, अगर मुझे ये फैसला दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से ताहिर हुसैन को और शिफा को मजलिस का टिकट दूंगा। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना कर रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और फस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने के कोड का इस्तेमाल करना है। आप डरेंगे तो नहीं ना, आप मोदी से तो नहीं डरते ना, आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे हैं मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में वो बोलता है कुछ फ्री में नहीं आता। फर्क इतना है केवल कि असदुद्दीन ओवैसी जब ऐसी भाषण करते हैं तो बीजेपी को तो इससे फायदा होता है, लेकिन केजरीवाल जी का इससे नुकसान हो सकता है। और दिल्ली की तो एक सीट इस वक्त मतलब हीरो में तोली जाए अगर नेताओं की बस चले तो ऐसी है। तो ये तो 2 सीट है कम से कम जहां ओवैसी के उम्मीदवार खड़े हैं। 2 सीटें हैं और जो AIM-IM के नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम मजलिस क्या कर रही है वो जानती है, यानी उनकी पार्टी मजलिस लगातार आप देखिए तो वो प्रयास वो लगातार करते रहे। औरंगाबाद में उनको लाभ हो गया, उनके महाराष्ट्र में पार्षद चुन लिए गए, फिर बिहार में उनके 5-6 विधायक हो गए, उत्तर प्रदेश में उनका एक पार्षद जीतने की स्थिति में आ गया था, हालांकि वो जीत नहीं पाया था। फिर जब दिल्ली में वो आते हैं तो पहले उन्होंने कहा था कि हम 10 से 12 सीटों पर लड़ाएंगे, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि उस तरह से बहुत नहीं, तो उनको मैसेज देना है। और इसीलिए दिल्ली दंगों के जो दोनों आरोपी हैं, चाहे ताहिर हुसैन हो चाहे शफीउर रहमान हो, उन दोनों को प्रत्याशी के तौर पर उतारते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा परेशान कौन है? जो अरविंद केजरीवाल का खासम खास लेफ्टिनेंट अमानतुल्लाह खान, जो लगातार गलत वजहों से चर्चा में है, वो ओखला सीट फंसती दिख रही है। और लेकिन एक चीज मैं कह दूं, ये कोई भाजपा को लाभ नहीं दे रहे हैं, लाभ देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। अगर कांग्रेस का खाता खुलेगा, यानी 0 ही है तो खाता ही खुलेगा, चाहे 1 पाए चाहे 3 पाए, वो जितनी भी सीटें पाएंगे उसमें AIM-IM की असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी भूमिका होगी, जो कांग्रेस के खाते में सीटें जाएंगी, जिसमें एक ओखला सीट है। मैं मान रहा हूं कि ओखला में कांग्रेस की प्रत्याशी सबसे बेहतर लड़ रही है। इन सीटों पर केवल मुस्लिम वोट ही थोड़ी है,
बाकी वोट भी है, बीजेपी का वोट भी है इन नहीं, बिल्कुल बाकी तो वोट मुस्लिम वोट डिवाइड होगा तो बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। बाकी वोट पोलराइज होंगे, उसमें कहीं कोई मतलब भ्रम की अवस्था नहीं। लेकिन जो जीतने की स्थिति बन रही है ओखला सीट के लिहाज से मैं देखता हूं तो कांग्रेस पार्टी वहां बेहतर, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा ना, बिल्कुल फिर उसमें जिसकी लॉटरी लग जाए वो, अगर ऐसी बात, अगर ओवैसी को इतना वोट मिल जाता है तो आपने अमानतुल्लाह खान की बात की, मैंने कोशिश कर रहे हैं हम कि मैं उनको आपका वो बयान निकल जाए तो मैं आपको सुनाऊं। अरे वो पूरे प्रचार में यही कर रहे हैं, ये देखो ये आया है ओवैसी, ये वोट काटने आया है, ये मेरा नहीं तुम्हारा नुकसान करने के लिए आया है, ये तो यहां पर अगर इसको वोट मिल गया चला जाएगा, तुम्हारी गली कौन बनवाएगा, तुम्हारा सीवर कौन साफ करवाएगा, उसके लिए तो मैं ही हूं ना। मतलब उनको इस लेवल पर प्रचार करना पड़ता है। बिल्कुल चिंता की बात उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का वोट कट रहा है और उनके वोट में से ही हिस्सेदारी ले रहे हैं। और ओवैसी साहब जो हैं एक बड़े समझदार तरीके के राजनेता हैं, तो वो बारीकियों के साथ बात करते हैं कि आप कहीं उनको कानून के दायरे में भी ना फंसाएं और मसला भी हो जाए। और दोनों कैंडिडेट उन्होंने चुने हैं तो कानूनी तौर पे तो आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि या तो सरकार या पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लगता है अब तो वक्त आ गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है उसके बाद मुझे लगता है कि राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को इस पर पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बात करनी चाहिए कि किस तरह से जेल को लेकर, अपराधियों को लेकर क्या चुनाव में पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो दोनों कैंडिडेट लेकर उन्होंने मजलिस की, MIM की अपनी पहचान वहां पर बना दी है दोनों के लिए, और वो एक अच्छा वोट वहां पर ले सकते हैं। अभी इनका हर चुनाव में यही है फोकस, फर्स्ट स्टेप में यही होना चाहिए, पार्टी एस्टेब्लिश हो जाए, पार्टी एस्टेब्लिश हो जाए और हर जगह एक जगह पर कुछ अपना खूंटा गड़ जाए, वो है। देखिए ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव में तो 14 उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि एक सीट वो जीते हैं मालेगांव सेंट्रल की, वो भी 162 वोट से जीते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी पार्टियों का उन्होंने वहां खेल खराब किया था। मुझे लग रहा है कि दिल्ली में भी उन्होंने वही किया है कि ज्यादा सीटों में मत लड़ो, जैसे महाराष्ट्र में सिर्फ 14 सीटों पर वो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया था, वैसे दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि इन 2 सीटों पर वो जीतने की स्थिति में आएंगे। तो मुझे लग रहा है, और हमेशा सेंटर में रहते हैं, आप 14 सीटों में महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को हर रैली में ओवैसी को चुनौती देना पड़ी। ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस इसके पीछे भी आप सोचिए तो मुझे ऐसा, ये मेरा मानना है कि ये जब ज्यादा सीटें लड़ते थे, जैसे गुजरात में बहुत सीटें लड़े थे, यूपी बिहार में बहुत सीटें लड़ते, उससे इनके ऊपर बीजेपी का फायदा कराने का आरोप लगता है। मुसलमानों के बीच में ही आपको बहुत सारे मुसलमान मिल जाते जो ये कहते कि नहीं ये तो बीजेपी की मदद करते हैं, अरे ये नहीं बीजेपी के एजेंट है, ऐसा कहने वाले मुसलमान भी मिल जाते थे। मुझे लगता है शायद उनको ये वरी भी थी कि ये टैग मुझ पर ना लगे, ये टैग के कारण था, इसके अलावा ये इसलिए कम सीट लड़ो। बिल्कुल, और उनके बाद में समझ में आया कि भाई जहां हमारी थोड़ी उपस्थिति है, हम जहां जीतने की संभावना है में या अच्छा हम वोट दे सकते हैं वहां चुनाव लड़ेंगे, और उन्हीं सीटों पर वो फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 सीटें लड़ने से कांग्रेस को बेनिफिट जो होगा, आम आदमी पार्टी की हारने की स्थिति लगभग तय होगी इन सीटों के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से अमानतुल्लाह के सीट पर फाइट हो रही है, और मुझे लग रहा है कि ओखला सीट कांग्रेस जीतने जा रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक बेनिफिट करने जा रहा है। ओखला कांग्रेस जीतने जा रही है, बिल्कुल। ओखला पे जो महिला प्रत्याशी है कांग्रेस के, उसके पिता वहां से विधायक रहे, बहुत अच्छा वहां पर उसका इस समय रिपोर्ट आ रही है, और वो बहुत अच्छी पोजीशन हो सकता है, वो दूसरे नंबर पर आ जाए अगर नहीं जीत पाए तब भी, लेकिन बहुत अच्छी फाइट में इस समय दोनों सीटें आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है मुस्तफाबाद और ओखला दोनों आम आदमी पार्टी से बारे सीटें हारेंगी। ठीक है, अब जरा आपको वो खबर भी दे दूं जो कल की एक बड़ी हेडलाइन होगी, वो ये कि उत्तराखंड में कल से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा भारत का जहां पर ऐसा कानून बना करके आज़ाद भारत में उसको लागू किया गया। गोवा में बहुत पहले से है, अब ये एक मॉडल कानून के तौर पर पेश किया गया है कि एक बार ये इंप्लीमेंट हो जाए उत्तराखंड के अंदर, फिर उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि इंप्लीमेंटेशन के बाद बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं कि हम इसमें क्या और फेरबदल कर सकते हैं। अगर कोई कहीं से कोई रिएक्शन आता है तो उस सबको देखते हुए फिर इसका रेप्लिका और स्टेट्स में बनाया जाए, बाकी और स्टेटों में भी ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू किया जाए। ये तो गृहमंत्री कह ही चुके हैं कि ऐसा ही करेंगे हम, उत्तराखंड के बाद बाकी राज्यों की बारी आएगी। पुष्कर धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके बारे में कुछ कहा है उन्होंने, वो सुन लें। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने। उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। 27 जनवरी को यानी कल उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा।
अब यूसीसी को लेकर ही बहुत लोग के, जैसे भी आपने ओवैसी साहब को सुना था ना कि वक्फ का कानून लाओगे तो प्रोटेस्ट होगा, कहा तो उन्होंने और बहुत कुछ है कि देश में यूं हो जाएगा और पूरा देश में लोग सड़कों पर उतर आएंगे। लोग यूसीसी के लिए भी कहते थे, हो गया लागू यूसीसी उत्तराखंड के अंदर, कहीं कोई प्रोटेस्ट आपने देखा हो? नहीं, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट तो देश भर में नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी हरकत कर रहे हैं, संविधान विरोधी हरकत कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पूजा उपासना के अधिकार पर या कोई ऐसी चीज है जिसके खिलाफ सरकार करे तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर देश के हर नागरिक को समान नागरिक अधिकार देने की बात हो रही है, समान नागरिक कानून की बात हो रही है, समान नागरिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है, अगर इसके खिलाफ कोई खड़ा हो तो इसका मतलब वो संविधान और देश के खिलाफ है, जिस संविधान को बनाने में हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वर्ण सबका योगदान था, यह समझना चाहिए।